भारत में 1967 के इलेक्शंस के अंदर क्षेत्रीय दल या रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका दबदबा दिखता है, क्योंकि 1967 से कुछ साल पहले ही भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद में जो सेकंड प्रधानमंत्री बनते हैं शास्त्री जी, उनकी भी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद जो लीडर थी जिनको कमान लेनी थी वो थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंडर में 1967 का इलेक्शन कांग्रेस से लड़ा। बट जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो रिज़ल्ट आया नहीं, और कांग्रेस को सेंटर लेवल पे, इट मीन्स लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर एज वेल एज इन द स्टेट इलेक्शंस के अंदर बहुत ही वीक पोजीशन का सामना करना पड़ा। और यहीं से ही स्टार्ट होता है आपका रीजनल पॉलिटिक्स का उदय। और रीजनल पॉलिटिक्स के उदय के होने के साथ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, क्योंकि कांग्रेस से बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली और उनके अंदर भी लीडरशिप के अंदर लड़ाई हो गई। तो उस टाइम के अंदर भारत का चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन सिंबल ऑर्डर निकाला 1968 के अंदर, क्योंकि इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला डिसाइड करना था। तो 324 आर्टिकल के अंदर पावर को यूज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 निकाला और वहाँ पर ये बताया कि अगर एक पार्टी के दो खेमों के अंदर लड़ाई होती है तो रियल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी, उसके टेस्ट को इलेक्शन सिंबल ऑर्डर के अंदर उतार दिया। पर 1969 के अंदर आप देखेंगे इलेक्शन जो बेसिकली इंदिरा गांधी खेमा था और दूसरा जो कामराज और मोरारजी देसाई खेमा था, इन दोनों में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मोरारजी देसाई और कामराज खेमा, जिनके पास में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का पूरा एक तरीके से ढांचा उनके हाथ में था, उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। और इस निष्कासन के बाद बेसिकली ये जो लड़ाई थी वो आने वाले 1969 के राष्ट्रपति इलेक्शन तक भी गई और इंदिरा गांधी ने अपना एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट उतारा, और जो दूसरा खेमा था जो कामराज और मोरारजी देसाई थे, इन्होंने अपना एक खेमे का राष्ट्रपति उतारा। नो डाउट इंदिरा गांधी के राष्ट्रपति का जो खेमा था वो उस टाइम जीत जाता है, इंदिरा गांधी की जीत होती है। पर जब इलेक्शन कमीशन के पास ये लड़ाई जाती है कि दोनों के अंदर असली कांग्रेस कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, 1971 या नेक्स्ट इलेक्शन डिसाइड करेगा। और 1971 का जब इलेक्शन हुआ, हम सबको पता है इंदिरा गांधी गॉट द मेजोरिटी इन द लोकसभा के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ भी इंदिरा गांधी का जो खेमा था उन्होंने मेजोरिटी को अचीव करा। तो इलेक्शन कमीशन ने 1971 के अंदर असली कांग्रेस का टैग इंदिरा गांधी जी को दे दिया। और इससे प्रभावित होकर सादिक अली, जो कि अपोनेंट खेमे के थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और बोलते हैं असली कांग्रेस हम है, ना कि इंदिरा गांधी। और सुप्रीम कोर्ट सादिक अली जजमेंट के अंदर बताता है कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी और पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी क्या होगा और मेजोरिटी डिसाइड कैसे होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली जजमेंट के अंदर मेजोरिटी का फॉर्मूला दिया और कहा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लेजिस्लेटिव मेजोरिटी होगी, इसका मतलब लोकसभा में जिसके ज़्यादा सांसद होंगे, विधानसभाओं के अंदर जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, और पार्टी के अंदर जिसकी ज़्यादा एक तरीके से जिसकी मेजोरिटी होगी पार्टी के अंदर भी, वो रियल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। और इसी सादिक अली जजमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था वो लड़ाई हमने देखा, शिवसेना की जो लड़ाई थी वो उसके अंदर भी उस फॉर्मूले को डिसाइड किया गया। और एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई थी उसके अंदर भी सादिक अली जजमेंट और इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 का जो फॉर्मूला था, दोनों को अप्लाई करके सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि रियल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। पर इसके अंदर एक कैच है कि पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला शिवसेना केस के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टी को हम जब ही कंसिडर करेंगे जब पॉलिटिकल पार्टी का एक संविधान होगा और उस संविधान के हिसाब से उनके अंदर इलेक्शन होगा, उनकी डे टू डे मीटिंग होंगी, उनकी मंथली मीटिंग्स होंगी, उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड होंगे, और जो उनका अध्यक्ष होगा वो सर्वसम्मति से डिसाइड होगा। इसका मतलब अगर आप पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव नहीं करा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं ले रहे हैं और आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक हथकंडा बना लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों का ये कहना है कि उस बेसिस पे लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के बेसिस पर भी रियल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड हो सकती है। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी को इग्नोर किया जा सकता है। अब ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं, सादिक अली जजमेंट, इंदिरा गांधी, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा टीएमसी पार्टी के कुछ विधायक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बंगाल के अंदर बेसिकली पार्टी से टूटकर एक अलग फैक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा लोकसभा के अंदर भी 2/3 से ज़्यादा लोकसभा के जो टीएमसी के एमपीज़ हैं
उन्होंने भी एनडीए को सपोर्ट करने की बात करी है, जो अभी तक न्यूज़ के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि टीएमसी के आने वाले दिन के अंदर अगर ये जो अपोनेंट को बेसिकली टीएमसी का एक खेमा है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बोल रहे हैं हम मेजोरिटी हैं, और लोकसभा के अंदर भी ये कह रहे हैं कि हम 2/3 मेजोरिटी हैं। क्या इस मेजोरिटी के बेसिस पे क्या वो टीएमसी का चिन्ह ले सकते हैं? आंसर इज़ नो। अभी इनको एक और टेस्ट को पास करना पड़ेगा, वो है पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी टेस्ट। और पॉलिटिकल पार्टी के मेजोरिटी टेस्ट के अंदर बेसिकली ममता बनर्जी और उनके सहयोगी जो हैं उनका डोमिनेंस है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 2 फैक्शन को डिवाइड करना है, या टीएमसी को 2 फैक्शन पार्टी में डिवाइड करना है, या टीएमसी का रियल सिंबल कौन लेगा, दैट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 रीड विद सादिक अली जजमेंट, जिसके अंदर रियल पॉलिटिकल पार्टी वही होगी जिसके पास लेजिस्लेटिव मेजोरिटी प्लस पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी होगी। और पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको वो सारी सीमाएं या सारी चीज़ें माननी पड़ेगी, जैसे कि समय पर इलेक्शन, पार्टी का संविधान, पार्टी के अध्यक्षों की नियुक्ति, पार्टियों के समय समय पर मीटिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो रियल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिकल मेजोरिटी डिसाइड भी हो सकती है। धन्यवाद।